गॉट इट, मैं समझ गया। लेकिन बात ये भी है ना कि काफ़ी सारे लोगों का, खासकर जो हमारे आज के बड़े बूढ़े जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका मानना है कि वो ना पर्सनल कनेक्शन भी फील करते हैं इन चीज़ों से। जैसे कि पर्सनल कनेक्शन उनका कास्टिज्म को लेकर भी है, वो जातिवाद को प्रैक्टिस करना चाहिए, वो मान चुके हैं उस चीज़ को। और वो पर्सनल कनेक्शन फील करते हैं गॉड से लेकर, क्योंकि उनको लगता है कि गॉड की, देखो पर्सनल कनेक्शन के ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो पहले बात तो गॉड पे, एग्जिस्टेंस पे भरोसा करते हैं, उनके अस्तित्व पे। दूसरा, क्योंकि अस्तित्व पे भरोसा करते हैं इसलिए धर्म ग्रंथों को मानना जरूरी है। और धर्म ग्रंथों में वो सारी किताबें लिखी हैं जिसकी वजह से, बातें लिखी हैं जिससे वो कास्टिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये पूरी ट्रेल है। तो मेन बात यह है कि लोगों को जो पर्सनल कनेक्शन फील है, भले ही वो मान लो एक बार को कास्टिज्म को नहीं मानते हैं, दे डोंट प्रैक्टिस वो, क्या नाम है, इस्लाम के अंदर होने वाली महिलाओं के साथ जो ब्रुटैलिटी कई केसों में देखी गई है, वो उस चीज़ों को नहीं मान रहे हैं। लेकिन जो पर्सनल कनेक्शन है वो लोगों को छोड़ने से मजबूर, मतलब वो चाहते नहीं कि छोड़ूं मैं इस चीज़ को, मैं धर्म ग्रंथों को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि भाई वो पर्सनल कनेक्शन फील कर पा रहे हैं उस चीज़ से। उनको उस रात के सपनों में कुछ ऐसी चीज़ें कनेक्ट फील करती हैं, ऐसा कुछ डोपामाइन रिलीज होता है कि उनको कनेक्शन फील होता है पर्सनली। देखिए, पर्सनल कनेक्शन फील होता है और उसके पीछे रीज़न है कि हमारे ब्रेन की वायरिंग ऐसी है कि हम चीज़ों में, कहानियों में विश्वास कर लेते हैं। ह्यूमंस लाइक दिस। युवल नोआ हरारी की सेपियंस अगर आप पढ़ें तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि हम ऐसे क्यों हैं, हम कहानियों में क्यों विश्वास कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि जिस तरह से जो नाइस स्ट्रेटजीज हैं, नाइस होना आपका अच्छा है समाज के लिए, और ऐसा समाज ज़्यादा सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली जो समाज कहानियों में विश्वास कर लेता है आसानी से, उन कहानियों को सच मान लेता है, ऐसे समाज के भी सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यही वजह है कि रिलीजन जो है इस धरती पर आज भी 21वीं सदी में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि लोग कहानियों में विश्वास बहुत इजीली कर लेते हैं और वो कहानियाँ उनको लोगों से जुड़ने में और एक समाज में एक कहें कि एक कनेक्टेड फील कराने में मदद करती हैं। और उसके पीछे भी रीज़न ये है कि हम ना केवल उन कहानियों में बिलीव कर लेते हैं बल्कि हम उनसे एक पर्सनल कनेक्शन फील करने लग जाते हैं। ह्यूमंस इस तरह के हैं कि वो ना केवल अपने प्रियजनों से, जो कि उनके फैमिली मेम्बर्स वगैरह हैं, उनसे हम एक पर्सनल कनेक्शन फील करते हैं, बल्कि हम ऐसी चीज़ों से भी पर्सनल कनेक्शन फील कर पाते हैं जो कि जिंदा भी नहीं है। अब जैसे कोई व्यक्ति है वो अपनी कार से भी एक पर्सनल कनेक्शन फील कर सकता है। कई बार मैंने देखा है लोगों को कि किसी कार को उन्होंने लिया, वो 5-6 साल उन्होंने चलाया, फिर जब उसको सेल करते समय वो रो रहे होते हैं। एक कार से जो कि जिंदा भी नहीं है, उसके साथ एक पर्सनल कनेक्शन फील हो गया। कई बार कोई घर है जिसमें कि रह रहे हैं काफी टाइम से, जिसमें उनका बचपन वगैरह बीता, उसको किसी वजह से सेल करते हैं तो उनका बड़ा दुख होता है उनको, तो एक पर्सनल कनेक्शन फील करते हैं। तो हम इसी तरह के हैं। जो रिलीजन है वो यही काम करता है। रिलीजन आपको ऐसी पर्सनल फिगर्स देता है जिन पर कि आप बहुत अच्छे से, वो ना केवल आपको एक कहें कि एक पर्सनल कनेक्शन फील कराती हैं, और वो चीज़ ऐसी फिगर्स होती हैं जो कि आपके जो रियल फिगर्स हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, उनसे भी बढ़कर होती हैं कई मामलों में। जैसे कि जो आपके माँ बाप हैं वो तो आपके जीवन भर नहीं रहेंगे, कभी ना कभी तो उनको जाना होगा, लेकिन जो गॉड है वो तो हमेशा रहेगा। और गॉड जो है ऑल पावरफुल है, वो सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ आप हर किसी की हेल्प करने वाला है। तो एक ऐसी पर्सनल फिगर जो कि इतनी पावरफुल है, जैसे लाइक अ सुपर ह्यूमन, ऐसे सुपर ह्यूमन जो फिगर्स हैं, उनसे एक पर्सनल कनेक्शन फील होना, वो हमें कहीं ना कहीं तक बहुत एक शांति देता है। एक कहें कि बहुत रिलैक्स हो जाता है व्यक्ति ये सोचकर कि कोई है मेरे ऊपर देखने वाला। और वो जो कनेक्शन है, अगर वो आपका अर्ली एज में बिल्ड हो गया तो उससे फिर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आप कितना भी समझाएं तो वो जो आपका अंदर कहें कि ना, जो इमोशनल जो आपका ब्रेन है, वो उस डिटैचमेंट के लिए तैयार नहीं होता, और वो लगातार आपको रीजन देगा कि नहीं ऐसा मानो 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 मानो। आप भले उसे कितने ही तर्क दें लेकिन वो आपको लगातार ऐसे इस तरह ट्रिक करता रहेगा कि आप उससे बाहर नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो जितनी मैं अपनी आपकी सारी बातों को समझ पाया, लेकिन मेरे को आपको थोड़ा सा इतिहास खगालना है मुझे आपका। अगर ये सारी चीज़ें आप सोचते हैं, अपने विचारते हैं, इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, आपने फिर एस्ट्रोलॉजी के बैकग्राउंड में आपने जॉब क्यों किया? आप ईश्वर टीवी जैसे चैनल पर क्यों गए? आप ऐसे चैनलों पर अपने काम क्यों करा? मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि क्यों किया, और ऐसे चैनलों के बैकग्राउंड में क्या चलता है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि वो किस तरह, जैसे कि शो होस्ट होने वाला है, होस्ट होने से पहले वो क्या करते हैं? क्या वो एक्चुअल में उस चीज के ऊपर बिलीव करते हैं कि हाँ भाई क्या आज का राशियों का पंचांग, क्या राशियों का जो वो है,
दिन कैसा बीतने वाला है, आज क्या खाना है, क्या पहनना है, वो एक्चुअल में उस चीज़ को बिलीव करके बनाते हैं, बिलीव करके, या फिर बस उनको कुछ डेटा देना है, बस वो रेडी करते हैं और देते हैं क्योंकि अपने बैकग्राउंड में काम किया है। और आपने क्यों किया है फिर ऐसी जगह पर काम, अगर दिक्कत इतनी हो रही है तो? ओके, देखिए मेरी जो रैशनैलिटी की जर्नी है ना, वो बड़ी लंबी जर्नी है। और मैं, कुछ लोग होते हैं बड़ी लकी होते हैं, वैसे आप बड़े लकी हैं, मैं कहूँगा कि आप एक बहुत अर्ली एज में रैशनल बन गए। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे को काफ़ी टाइम लगा और मुझे कई बार इसका दुख भी होता है, यार मुझे इतना टाइम क्यों लगा, मैं पहले रैशनल क्यों नहीं अच्छा। हुआ। तो उस टाइम पर अच्छा, कितना टाइम हो गया? अब तो आई थिंक मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल या से शायद ज़्यादा ज़्यादा, 15 साल भी हो सकता है। ओके। तो जिस टाइम मैं ये सब कर रहा था, उस टाइम पर मैं रैशनल नहीं था, मतलब कहें कि उतना रैशनल नहीं था, मतलब कहें कि काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जोन में था मैं, कि मैं ये तो खैर मैं नहीं, कर्मकांड वगैरह मैं तो नहीं मानता था, लेकिन बड़ा ऐसा लगता था कि हाँ कि कोई कुछ होगा, है ना। और एस्ट्रोलॉजी है, उस समय पर मुझे लगता था कि शायद समहाउ ये वर्क करती होगी। बट उसमें जॉब करने के बाद, उस काम को करने के बाद मेरे को समझ में आया कि इसके पीछे के कितने क्या लूप होल्स हैं और ये कैसे, ये जो मार्केट है पूरा जो एस्ट्रोलॉजी का, ये किस तरह से वर्क करता है। कैसे? हाँ बताओ। वही। हाँ। तो पहले चैनल का बताता हूँ, चैनल जो है इनका क्या बिजनेस मॉडल होता है। तो इस तरह के जो रिलीजियस चैनल्स होते हैं, हम लोग जनरली सोचते हैं कि ये जो है चैनल्स हैं, इस पर कि ये किसी को एज अ गेस्ट बुलाते हैं एस्ट्रोलॉजर को, और वहाँ पर एक होस्ट होती है, वो उनसे सवाल करती है, वो एस्ट्रोलॉजर जवाब देते हैं, या कई बार लाइव कॉल्स भी होती हैं। उसमें एक नंबर फ्लैश होता है स्क्रीन पर, उसमें लोग कॉल करते हैं और फिर वो डायरेक्ट कॉल कनेक्ट हो जाती है और एस्ट्रोलॉजर उनकी कुंडली देखकर उनके सवालों का जवाब देते हैं। हाँ, कॉल पर जवाब। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, ये कोई रियल प्रोग्राम नहीं होते। मतलब किस तरह से एडवर्टाइज, कौन करवा रहा है? हाँ, एडवर्टाइजमेंट क्यों होते हैं, वो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट इसलिए होते हैं क्योंकि कोई भी जो चैनल है, एडवर्टाइजमेंट होने की शर्त क्या होती है, अगर आप कोई रियल प्रोग्राम बना रहे हो, तो रियल प्रोग्राम के लिए क्या होता है कि टीवी चैनल जो होता है ना, टीवी चैनल का एक टाइम स्लॉट होता है, जैसे आधे घंटे का स्लॉट है, 1 घंटे का स्लॉट है, उस स्लॉट को जो टीवी चैनल है वो बेचता है। अगर आप एक रियल प्रोग्राम बना रहे हो तो टीवी चैनल को तो भाई आप उससे टाइम स्लॉट का पैसा चाहिए ना। अगर आप रियल प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको कोई स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा। आपने देखा हो ना कि वो टीवी चैनल में आता है स्पॉन्सर्ड बाय दिस। यस। तो वो जो स्पॉन्सर होता है वो आपके प्रोग्राम को खरीदता है और वो टीवी चैनल को जो स्लॉट का पैसा देता है, इसके बदले में उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एडवर्टाइजमेंट किसका हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट जो एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं उनका हो रहा है, उनका हो रहा है। और वो पैसा कौन दे रहा है? स्पॉन्सर्ड, है ना, एस्ट्रोलॉजर दे रहा है। अच्छा। हाँ। वो पैसा एस्ट्रोलॉजर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो खुद का प्रचार करना चाहता है। तो वो जो प्रोग्राम है, वो इसीलिए वो प्रोग्राम एक्चुअल में एडवर्टाइजमेंट है। और इस चीज को मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये चीज पर मैं आपको एग्जैक्ट उनका वो नोटिस दे दूंगा। जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की थी, एडवाइजरी इशू की थी, और उन्होंने कहा था कि जो प्रोग्राम इस तरह के चलते हैं, जो कि 1-1 घंटे के, आधे घंटे के चलते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है, ये एक्चुअल में प्रोग्राम नहीं होते, ये एडवर्टाइजमेंट होते हैं। और टीवी चैनलों को निर्देश दिए थे कि आप वहां पर लिखें कि ये एडवर्टाइजमेंट है। अच्छा, जिसको हम शो के तौर पे देखते हैं पूरा, हाँ, कि वो बीच में आते हैं, 1-1 घंटा भी चलते हैं, हाँ, तो वो 1 घंटे का एड होता है। वो शो नहीं होता। वो शो नहीं होता। गजब चीज पता लगी सर मेरे को तो आज। अच्छा, हाँ, फिर तो इनका ये सिस्टम होता है। तो जितने भी आप एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो वहां पर जाते हैं, अपने टाइम स्लॉट खरीदते हैं। अब टाइम स्लॉट खरीदा है, टाइम स्लॉट सस्ता तो नहीं आता है। उस टाइम पर, जिस टाइम में मैं वर्क करता था, आधे घंटे का टाइम स्लॉट का अगर महीने का हम देखें, मतलब 10,000 रुपए आधे घंटे का स्लॉट का प्राइस होता था। तो अगर महीने का पर डे का, ठीक है, तो अगर आप महीने का देखें तो 3 लाख रुपए बैठता है। ठीक है ना, 3 लाख रुपए एक चैनल पर आपका आधे घंटे दिन में एक बार प्रोग्राम आएगा, तो 3 लाख रुपए आपको उसके लिए पे करना है। बड़े एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, उनके दिन भर में अलग अलग चैनल्स पर मिला के कई जगह प्रोग्राम आते हैं। तो वो कुछ भी नहीं तो 10 से 15 लाख रुपए खर्च करते हैं महीने में अपने एडवर्टाइजमेंट पर। अब जब कोई व्यक्ति 10 से 15 लाख रुपए खर्च करेगा, तो फिर वो पैसा उसे निकालना भी पड़ेगा। कहाँ से निकलेगा? तो तेल तो तिल में से ही निकलेगा ना। हाँ। जो उसके पास जो भी ग्राहक, उन ऑडियंस आ रही है, ऑडियंस जो भी जो आएंगे लोग, उससे उन एडवर्टाइजमेंट्स को देखकर ये सोचकर कि भैया ये तो बहुत प्रकांड पंडित हैं, इनके तो टीवी पर प्रोग्राम आते हैं, टीवी वाले इनको बुलाते हैं एज अ गेस्ट, वो ये सोचकर आएंगे ना। उनको क्या पता है एडवर्टाइजमेंट है, और वो आएंगे, उनको फिर वो खासकर लाइव कॉल भी आती हैं। हाँ, लाइव कॉल्स तो खैर जस्ट होते हैं, और उसमें वो भी कोई पीछे बैठे करता है क्या? नहीं, वो कई बार ऐसा होता है कि नहीं आती, तो जो चैनल के लोग हैं वो भी कई बार खुद ही कर देते हैं। खुद ही कर देते हैं। अच्छा, ये भी होता है। तो अब वो तो
आ रहे ना देखकर, तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई? 10-15 लाख रुपए देने तो निकालने तो है ना। हाँ। वो निकालेगा कैसे? हाँ। वो फिर उनको नग बेचेगा, वो उनको पूजाएं कराएगा कि भाई तुम आप जो है 1 लाख की ये पूजा करा लो, 2 लाख की वो पूजा करा लो। इस तरह से फिर वो पैसा वहां से निकालेगा। तो ये सिस्टम पूरा इस तरह से चलता है। नहीं वो तो ठीक है, ये समझ गया, लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये जो राशि का पूरा रेडी करते हैं, पूरे दिन कैसे बिताना है, क्योंकि हमारे पास अखबारों में ये चीज़ आती हैं कि भाई आज मीन राशि वाले के लिए बेस्ट है, कर्क राशि वाले के लिए चीज़ बेस्ट है, होता है। तो वो चीज़ जो निकालते हैं उनकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है? मतलब किसी धार्मिक ग्रंथ का इस्तेमाल करते हैं वो, या एस्ट्रोलॉजी के जो मैथमेटिक्स जो जिनकी मेन चीज़ें हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं? एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं कई सारी, और ये भी मैं मतलब वो जेन्युइन रिसर्च करते हैं कुल मिलाकर? उनको कुछ उसमें दोनों तरह के हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर होते हैं जिनको कि वाकई में लगता है कि ये चीज़ वर्क करती है ना, तो वो अपने हिसाब से उन चीज़ों का, जैसे है कि भाई शनि है तो शनि की ये प्रकृति है, उस हिसाब से उन चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हैं, या कौन से भाव में है उस भाव के दशा के अनुसार वो सारी चीज़ों को इस तरह से प्रेडिक्ट किया जाता है। ओके। हाँ, तो वो उस तरह से करते हैं। कुछ होते हैं कि भाई उन्हें पता है कि भाई हमें कस्टमर को लूटना ही लूटना है, हमें क्या है क्या वो तो अलग की बात है, वो सिर्फ ट्रिक करते हैं। तो दोनों ही तरह के लोग हैं, और कुछ लोग अनजाने में कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी वर्क कर रही है। जैसे मैं भी काफ़ी टाइम तक करता था, मुझे भी ऐसा लगता था कि यार वर्क करती है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ कई बार चीज़ें सही भी निकलती थी, लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, मैंने जो चीज़ें बताई हैं उन्होंने करी, उनको फ़ायदा हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैंने इसको पढ़ा समझा तो मेरे को समझ में आया कि ये एक्चुअल में हम इस तरह के हैं, हम इंसान इस तरह के हैं कि हम हर जगह पैटर्न तलाश लेते हैं। अब सामने वाला व्यक्ति आया, उसने अपनी समस्या बताई, उसकी कुंडली देखी, उसके अनुसार हम उसमें पैटर्न ढूंढ लेते हैं कि यार ये दशा यहाँ पर इस पे ऐसे चल रही है, इन ग्रहों की यहाँ पर युति बन रही है, इसकी इस पर दृष्टि है, और इस वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है। वही चीज़ हम जस्टिफिकेशन उसको देते हैं कि भाई देखो आपके ऊपर ये दशा चल रही है, आपके पास शनि की 7.5 लगी हुई है, आपके चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है, और राहु या चंद्रमा का योग बना हुआ है, या इस तरह से, और ये आपके ऊपर ये दशाएं चल रही हैं, इन दशाओं की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। और वो कहता है हाँ हाँ गुरुजी ऐसा ही हो रहा है। तो आपका जो इन चैनलों को आपने छोड़ा, ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब मेरे को ऐसा कई बार मेरे दिमाग में आया भाई, कैसे तो नहीं कि आपको कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो कि भाई मेरे को अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर मेरी किसी मैनेजर से कोई दिक्कत है, और आपका कोई पर्सनल कोई लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि भाई जिसकी वजह से आपका इन चीज़ों से हट गया भरोसा और आप फिर आगे बढ़ गए, है ना? कि क्या रीज़न है? मतलब पर्सनल कोई रीज़न नहीं है। पर्सनल भी तो हो सकता है ना, लोगों के लाइफ में होता है कि घर में कोई बीमार था, उसकी मृत्यु हो गई, भगवान का पूजा पाठ करने के लिए भी गए, तो नहीं ऐसा आस्तिकों का अक्सर यही क्लेम होता है कि ऐसा क्या हो गया तेरे साथ भाई। हाँ उनको यही लगता है। हाँ, तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास तो सारे प्रिविलेज थे सारी चीज़ों के, ठीक है, तो आपने क्यों छोड़ा? मेरा छोड़ने का रीज़न ये था, मैं तो सच बताऊं कि मेरा तो स्टेज बड़ा सेट था, और मेरे पास स्पॉन्सर भी था जो कि पैसा लगाने को राजी था। अच्छा, आपने पर्सनल अलग चैनल पूरा? हाँ, तो मैं अलग शो, मैं अलग ही करता था। मेरा तो आपकी वीडियो के साथ था वो? हाँ, मैं जो आप जैसे बता रहे हो ना, मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर था और मैं पे करता था उसको। तो आपके वीडियोस वगैरह भी अवेलेबल होंगे फिर सोशल मीडिया पर? उस टाइम पर एक्चुअल में यूट्यूब पर इतना कंटेंट अपलोड नहीं होता था। टीवी पे थे? हाँ, तो टीवी पर आते थे शो मेरे। आते थे आप? हाँ। तो लोग अब इसके बाद सर्च करने वाले हैं किस टीवी पर आते थे बताओ? ईश्वर टीवी था, एक कात्यायनी टीवी था, इन चैनल पर शोज आते थे मेरे। तो आप तो मानते ही थे कि चीज काम करती है, इसलिए आप करते थे? उस टाइम पर। हाँ, ये ठीक है। ये कुछ अलग ही निकल कर आया है। ठीक है, देखो, लेकिन भारत के अंदर तो भारत का संविधान भी बोलता है कि हमारा भारत जो है वो सेक्युलर देश है, ठीक है। तो आपको लगता है कि भारत का सेक्युलर होना, क्योंकि भारत सेक्युलर है तो मतलब सभी जो धर्मों के लोग हैं वो सब बिल्कुल इक्वल है, सबके इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, उनकी नज़रों में सब इक्वल हैं और सबको आज़ादी है, फ्रीडम है फॉर प्रैक्टिस देयर रिलीजन, सारी चीज़ों की उनको संविधान ने दी हुई है। आपको लगता है कि इसकी वजह से हमारे देश का पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर दोनों बेकार हो रहा है सिर्फ रिलीजन की वजह से? क्योंकि हमारे देश में लगभग सभी लोग आज धार्मिक हैं, यानी अगर आप बात करो एथिस्ट लोगों की तो वो उंगलियों पे गिनने वाले हैं, वो परसेंटेज में भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है कि भारत का सेकुलरिज्म जो है वो भारत को नुकसान पहुंचा रहा है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से जो सेकुलरिज्म है वही भारत को एक बनाकर रख सकता है, वही एक ऐसी चीज़ है जो कि इंडिया को जो जोड़ के रख सकती है, जिसने आज तक भी जोड़ के रखा हुआ है। अगर ये सेकुलरिज्म इस देश का अगर ख़राब होता है किसी वजह से तो ये देश बिखरने लगेगा। जो कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे ऐसे आ जाएंगे जिनको कि रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा।
आप देखो कि अभी, क्योंकि हमारा जो देश है ना एक्चुअल में इतना विविधतापूर्ण, यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग रिलीजन है, और फिर कास्ट की बात करें वो फिर मतलब और डीप में चला जाएगा। तो इतनी सारी विविधता है, इस विविधता को अगर कोई चीज़ एक रख सकती है तो वो सेकुलरिज्म ही है। सेकुलरिज्म का कोई अल्टरनेट है ही नहीं हमारे पास। आपने इसको किसी भी तरह से अगर हटाने की कोशिश करी तो ये देश बिखर जाएगा, देर नहीं लगेगी बिखरने में। नहीं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि सेकुलरिज्म का हमारे देश की सरकारें बहुत फ़ायदा उठाती हैं। जैसे कि एक स्पेसिफिक रिलीजन का धार्मिकरण करना, यानी एक गवर्नमेंट का, जैसे कि कोई नया इंस्टीट्यूशन बनता है, कोई नए PSU कंपनीज वगैरह बनती हैं, एम्स बन रहा है, जो भी बन रहा है नया, तो उसके उद्घाटन में सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलीजन, हिंदू रिलीजन ही क्यों आता है? मतलब इस्लाम वालों का वो रहता है क्लेम कि भाई इतना पूरा इलेक्शन, आप समझ रहे हो ना, पूरा इलेक्शन जो है वो धर्म के नाम पर लड़ा जा रहा है, ठीक है? और ये सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर, देश सेकुलरिज्म के नाम पर कि भाई देश जो हमारा वो सेकुलर है, भारत सेकुलर है, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई, रोड़ा तो है ना। या फिर हम जिस तरह से यूरोप के कई देश और फ्रांस जैसे देश जो है सेकुलरिज्म, जो एक्चुअल रूट है सेकुलरिज्म का यूरोप की तरह, हम उसको अपनाएं, जहां पर आप पब्लिक प्लेसेस पर, प्राइवेट स्कूल्स में, इवन कहीं भी पब्लिक प्लेस पर यू कांट प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ रिलीजन, या फिर वो चीज़ ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि सेकुलरिज्म की डेफिनेशन हम वहीं से लेते हैं, लेकिन ये इंडिया में आके पॉजिटिव हो जाता है। इंडिया का सेकुलरिज्म में थोड़ा सा डिफरेंट, तो दिक्कत है ना। हाँ बिल्कुल दिक्कत है उस तरह के, क्योंकि जो सेकुलरिज्म हमने अपनाया तो, लेकिन हमने उसमें अपने हिसाब से अपने एलिमेंट हमने अपने सहूलियत के हिसाब से चीजें हमने उसको लगा दिया कि भाई आगे जाके हमें इस पर राजनीति करनी है, इसलिए। हाँ, इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो इस तरह का है कि यहाँ पर क्या है कि जो वेस्ट का है वो कहता है कि भाई जो स्टेट है वो निरपेक्ष है किसी धर्म से, उसको किसी धर्म से कोई मतलब नहीं, वो कोई भी जो डिसीजन लेगा उसमें धर्म कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। हमारा जो स्टेट है वो कहता है कि हम सब धर्मों का आदर करते हैं। उसमें जो भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो किसी भी धार्मिक आयोजन में जा सकते हैं, किसी धर्मगुरु की सभा में जा सकते हैं, वो उनको प्रेज कर सकते हैं, या जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो धर्म को लेकर नीतियां, मतलब धर्म को लेकर अपनी चुनाव की नीतियां बनाती हैं। तो हमारा जो सेकुलरिज्म है उस तरह का है, और ये सेकुलरिज्म मुझे लगता है कि गलत है, ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि स्टेट को बिल्कुल निरपेक्ष होना चाहिए, स्टेट को मतलब नहीं होना चाहिए। स्टेट भाई, अब जैसे राम मंदिर बना तो राम मंदिर के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो वहां जा रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, पूजा में इवन वो शामिल हुए। एक प्रधानमंत्री को ये सब नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री केवल हिंदू धर्म का प्रधानमंत्री थोड़ी है, वो तो सभी का है ना। कोई अगर कहते कि भाई भारत में केवल हिंदू ही हिंदू हैं, कोई और नहीं, तो चलो एक बार को बात को मानी जाती। यहाँ पर तो भाई हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं, सभी है ना। तो फिर आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म की तरफ इंक्लाइन नहीं हो सकते, और आपको किसी भी धर्म में, किसी भी ऐसे रिलीजियस चीजों में, इंस्टीट्यूशन में मतलब जाना ही क्यों है? आपको जिस काम के लिए सत्ता दी गई आप उस काम को करो। आप सबका भला देखो भाई, सबको किस तरह से हम मैक्सिमम गुड सबका अचीव कर सकते हैं, आपका फोकस वहाँ होना चाहिए। तो आप मानते हैं कि हमारे देश में से जो रिलीजन का इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिक्स में रिलीजन का, ये हमारे देश की तरक्की में रोड़ा है बहुत बड़ा, और हमारे देश में जो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कर्नाटका में, तमिलनाडु में, सॉरी, लैंग्वेज को लेकर, तमिल को लेकर, क्योंकि सिंबॉलिक पॉलिटिक्स आ गई कि यहाँ पर हमको पहले शेंगोल को लेकर था, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कल्चर या फिर रिलीजन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो आपको लगता है कि भाई हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोड़ा है? बहुत बड़ा रोड़ा है, क्योंकि मेरे को पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैंने आज तक ऐसा कोई इलेक्शन ही नहीं देखा जहाँ पर जाति की बात ना हो रही हो, जहाँ पर कास्ट रिलीजन की बात ना हो रही हो, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही हो। तो इस चीज को, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि प्रॉब्लम तो हमको पता लग गई, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर हम हर व्यक्ति को नास्तिक बनाने बैठे तो भाई 100 साल और लग जाएंगे हमको भारत के, जो कोई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, वो इम्पॉसिबल बात है, वो ऐसा होने वाला भी नहीं है एक तो। लेकिन हाँ, अगर इम्पॉसिबल है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस पर में बात नहीं करनी चाहिए। बात करनी बहुत ज़रूरी है। इंडिया में तो बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का जो व्यक्ति है वो इतना कम्युनल है, इतना कास्टिस्ट है, वो इन चीज़ों से तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि वो अपने जो विश्वास हैं, बिलीफ्स हैं, उनके ऊपर रैशनली विचार नहीं करेगा। तो यहाँ तो बात करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस बात का टारगेट
ये नहीं है, कई बार लोग सोचते हैं कि आप क्या करो, आप कितने लोगों को नास्तिक बना दोगे, कितनी नास्तिक बनाना हमारा उद्देश्य ही नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर आप कभी हमारी बातों को सुनकर आपकी जो मान्यताएं हैं, जो बिलीफ्स हैं, उन पर अगर आप 1 मिनट भी पुनर्विचार करने के लिए बैठ जाते हो, पुनर्विचार करने के लिए अगर हमारी बातों की वजह से आपको एक मौका मिलता है, तो बस हमारा उतना ही उद्देश्य है। यहाँ पर ज़रूरत है कि लोग फ़र्क समझें कि फेथ में, बिलीफ में, फेथ और बिलीफ जो हैं वो उसमें और रियलिटी में क्या फ़र्क है। हमारे यहाँ क्या है कि फेथ को हम रियलिटी से मिक्स आपको कर लगता है कि पब्लिक प्लेसेस पर या फिर कहीं भी, या फिर ये जितने भी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं रिलीजन को लेकर और राम मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर, क्योंकि हमारा देश एक सेकुलर देश है, आपको लगता है कि ये बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए? ख़त्म हो सकते हैं। ख़त्म ऐसे होंगे कि जब हम ये फ़र्क समझने लगेंगे कि एक बिलीफ में और एक रियलिटी में क्या फ़र्क होता है, एक माइथोलॉजी में और हिस्ट्री में क्या फ़र्क होता है। हम इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। हम अच्छा, आप मानते हैं रामायण और महाभारत जो है वो एक माइथोलॉजी है या फिर एक इतिहास है? मतलब अगर इतिहास है तो कैसा है? क्योंकि जैसे कि हमारी बातों की शुरुआत अभी हुई थी शुरुआत में, तो मैंने बोला था कि रिलीजियस टेक्स्ट ऐसा कहते हैं। तो रिलीजियस टेक्स्ट की जो टाइमलाइन आप क्या समझते हैं? क्योंकि जो आस्तिक लोग हैं उनको तो कहना यही है कि ये, कुछ लोग तो उसको करोड़ साल पुराना बताते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि 5-7 हज़ार साल पुरानी धार्मिक ग्रंथ है। तो आपके हिसाब से ये माइथोलॉजी है, इतिहास है? क्योंकि अगर हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे तो हम उनके कल्चर और उसके बिलीफ को, उसके ऊपर हमारी उंगली उठाने का हमारे पास अधिकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो रामायण और महाभारत का जो इतिहास है, ये आपके नज़र में ये लोग, ये क्या चीज़ है? माइथोलॉजी है तो कैसे है, इतिहास क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी बातों से मुझे ऐसे ही लग रहा है। देखिए,